Welcome back students. Let's move ahead and we are learning the chapter 6 of your chemistry course, that is thermodynamics. चलो अगली कुछ चीज़ें देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होते हैं जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करती हैं. ठीक है, जैसे कि मास वॉल्यूम, कितना हमने अमाउंट लिया है मैटर का, ऑफ कोर्स मास उसी पर डिपेंड करेगा. जैसे सपोज करो ये बुक है, कितना बुक है, हो सकता है 50 ग्राम का हो, लेकिन मैं 2 ले लूँ तो 100 ग्राम होगा. तो ये मास है इसका. तो मास किस चीज़ पे डिपेंड किया, क्वांटिटी पे या साइज पे. तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो कि साइज या क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, दे आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. मास, वॉल्यूम, एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, ये सब क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ हैं. इन दोनों को छोड़ के एंथैल्पी भी क्या है, एक हीट एनर्जी है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे. ठीक है, हीट कैपेसिटी अभी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि सपोज़ करो एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने और घटने की जो क्षमता कितनी है उसे ही बोला जाता है हीट कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता, कैपेबिलिटी. तो उसे ही, तो उसके अंदर हीट बढ़ना या घटना, मतलब टेम्परेचर घटने या बढ़ने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी मटेरियल की, उसे ही बोला जाता है हीट कैपेसिटी. तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, कितना कोई चीज़ हमने लिया है अपने पास, उसे कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है. नेक्स्ट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़. कुछ ऐसी चीज़ें जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती हैं, जैसे प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर. सपोज़ करो आयरन है, एक लोहा, इतना बड़ा ले लो, इतना बड़ा ले लो, दोनों को इक्वल अमाउंट से हीट किया आपने. तो अगर इसका टेम्परेचर अगर 50 डिग्री है तो इसका भी 50 डिग्री ही टेम्परेचर होगा. अब इतना बड़ा टुकड़ा ले लो या इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है. डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, रेशियो है. रेशियो कभी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. तो ऐसी चीज़ें जिनकी प्रॉपर्टी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है उन्हें बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो डिपेंड करती हैं दे आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक छोटा सा और टर्म है मोलर प्रॉपर्टी. क्या, मोलर प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जो नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं. सपोज़ करो ईटा, एक्स जैसा लिखते हैं इस तरह से. कोई ईटा बोलता है, कोई उसे चाई भी बोलता है, CHI, चाई, जो भी बोलना है बोलो आप. तो उससे मान लो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है, उसको उसके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो. नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हुआ, एक अमाउंट ही हुआ, तो मोल्स है, तो इसी से एक टर्म आ जाता है मोलर प्रॉपर्टी, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स. सपोज़ करो मास है किसी चीज़ का 50 ग्राम. ठीक है. उसको उसके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करो. मान लो 5 मोल का वेट कितना है, 50 ग्राम. तो मोलर प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम पर मोल. 10 ग्राम पर मतलब एक मोल का वेट कितना है, 10 ग्राम. इसी कारण 5 का कितना है, 50 है. उसे बोलते हैं मोलर प्रॉपर्टी. ठीक है. अब कुछ छोटे छोटे टर्म्स आएंगे जो आपको देखना है, समझना है. ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ध्यान से देखना, बहुत इजीली समझ जाओगे. द टॉपिक इज़ एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन. मतलब एक रिएक्शन जब होता है तो उसमें कितनी हीट चेंज होती है, एंथैल्पी चेंज होती है, वही चीज़ पढ़ना है. सपोज़ करो एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है. ठीक है. तो उसका एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होगा. जैसे सपोज़ करो एक रिएक्शन से बोलता है कि A+B है, ये मिल के बना दिए C+D. ठीक है. तो हीट चेंज कितना होगा, इसका टोटल हीट माइनस इसका टोटल हीट. एंथैल्पी चेंज हैपनिंग ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन एंथैल्पी, जो ये मैंने पूछा अभी. ठीक है. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इधर उधर इसमें समझना नहीं है. जस्ट अ मिनट. ठीक है. तो एक रिएक्शन जब होता है तो उस समय जितना भी एंथैल्पी चेंज होता है, एनर्जी चेंज होता है, उसे ही बोला जाता है रिएक्शन एंथैल्पी. इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा, रिएक्शन के लिए R सब्सक्रिप्ट देते हैं, और H, डेल्टा RH. ये दिस इज ट्रायंगल वाला डेल्टा, मतलब चेंज को डिनोट किया जाता है डेल्टा से. वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स. एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे. जैसे मेथेन है, CH4, ये क्या है, मेथेन है. इसका कंबशन हो रहा है, मतलब इसको जला रहे हैं ऑक्सीजन में, तो CO2 और H2 बनाता है. तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी. यहाँ पे देखो कुछ लिखा है हमने, AI और BI, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, स्टोइशियोमेट्री. यहाँ पे देखो 2 मोल H2O निकला है, और 1 मोल क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है. तो ये उसको डिनोट करता है.
ठीक है, स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं उसे। आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर, जो बैलेंसिंग करते थे, नंबर्स लगाते हैं कुछ बैलेंस करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री। तो उसी स्टोइशियोमेट्री को दिखाता है। तो कितना है, दो प्रोडक्ट हैं CO2 और H2। तो हीट ऑफ CO2 प्लस हीट ऑफ 2H2O, तो हीट कंटेंट ऑफ CO2 ट्वाइस ऑफ हीट कंटेंट ऑफ H2O, क्योंकि 2 मोल निकला है, माइनस इन दोनों का हीट ऑफ CH4 प्लस हीट ऑफ 2O2, 2 है ना, 2O2 निकला है। तो इस इनके हीट कंटेंट को एक साथ जोड़ दीजिए, इनके हीट को एक साथ जोड़ दीजिए, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। उसे ही बोलते हैं एंथैल्पी चेंज या रिएक्शन एंथैल्पी। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे सपोज़ करो मुझे H2SO4 बनाना है, मान लो लेबोरेटरी में, ठीक है। अब मुझे पता हो अगर कि H2SO4 बनाने में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट में, मतलब, तो मुझे पता है कि H2SO4 बनता है तो हीट क्या होता है, रिलीज़ होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो मुझे अपना रिएक्शन करने का कंडीशन अपने इंडस्ट्री में, अपने फैक्ट्री में इस तरीके से व्यवस्था करनी होगी कि जैसे ही मैं H2SO4 बनाऊँ, उसके साथ जो बहुत सारा हीट रिलीज़ होगा तो क्या हो, कहीं जाके एब्जॉर्ब हो जाए, मैं जल्दी से जल्दी सिस्टम को ठंडा कर सकूँ, वरना हीट अगर बहुत ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, आग लग सकती है। तो मुझे पहले से इसके बारे में पता रहेगा, ठीक है, कि अब मेरे प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना है, कहीं गर्मी होगी कहीं ठंडा होगा, हीटिंग या कूलिंग क्या होता है ये मुझे पता रहेगा। और दूसरा एक चीज़ हेल्प करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इसको आप बस अभी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और किस तरीके से टेम्परेचर उस पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन अभी आप इसको सिर्फ ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन ये समझ सकते हो आप, अगर मुझे पता हो लेबोरेटरी में मैंने H2SO4 बनाया, मुझे पता है कि H2SO4 बनाने में क्या हीट रिलीज़ होता है। अब मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, वो भी H2SO4 बनाते हैं, चूँकि लेबोरेटरी में मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, बचपन से पढ़ रहा हूँ मैं कि H2SO4 जो बनता है तो क्या होता है, हीट रिलीज़ होता है। और जब मैं फैक्ट्री में बना रहा हूँ, मतलब क्या, मैं कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहा हूँ, आई विल बी प्रोड्यूसिंग हेल अमाउंट ऑफ H2SO4, कमर्शियल चीज़ कंजम्पशन होंगी। सो आई एम प्रोड्यूसिंग एट अ लार्ज स्केल, मल्टीपल वॉल्यूम, मल्टीपल लीटर्स और टॉन्स ऑफ H2SO4 भी प्रोड्यूस। लेबोरेटरी में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं, लेकिन उस टेस्ट ट्यूब ने हमें क्या आइडिया दिया, हीट रिलीज़ होता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है। तो अब मैं जब इंडस्ट्री में वही फैक्ट्री बनाया है और H2SO4 ही बनाना मेरा काम है, तो मैं अपने रिएक्शन कंडीशन को पहले से ही मुझे पता है कि ऐसा चीज़ होता है, तो मैं उसको मेंटेन करने में क्या होगा, हेल्प मिलेगा मुझे। तो ये फ़ायदा होता है रिएक्शन एंथैल्पी से, ठीक है। अब आपको देखना है इसी चीज़ को, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा ना एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट क्या बोलते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का प्योर फॉर्म एट 1 बार प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 बार होता है, 1 atm, तो वही चीज़ बोल रहा है। 1 बार प्रेशर, सपोज़ करो ये पेन है, ठीक है, या कोई एक पेन छोड़ जाना, तो लिक्विड मान लो H2SO4 है जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसको मैं 1 बार प्रेशर पे देखूंगा, H2SO4 लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, वेपराइज अगर हो गया तो। जब प्रेशर 1 बार होगा, क्या होगा, 1 बार, उस समय ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड में या गैस में। अगर प्योर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन आई वुड से कि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ H2SO4 इज़ प्योर लिक्विड। क्या, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ H2SO4 इज़ प्योर लिक्विड। तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे प्योर फॉर्म जब प्रेशर 1 बार हो, कितना, 1 बार। एग्जांपल मैंने दिया, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथेनॉल भी बोला जाता है। 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन पे ये प्योर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मतलब कि अगर कंडीशन ये हो कि 1 बार प्रेशर है और 298 केल्विन टेम्परेचर है, तो एथेनॉल हमेशा प्योर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसे ही बोलेंगे उसका स्टैंडर्ड स्टेट। उसी तरीके से 1 बार और 500 केल्विन पे आयरन जो होता है प्योर सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्योर सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसे ही बोला जाता है स्टैंडर्ड स्टेट। अब सपोज़ करो एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
तो ऐसे कंडीशन में जो हीट चेंज होता है उसे ही बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब A प्लस बी मिल के C प्लस डी बना है। तो उस केस में मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन तब हुआ जब A और B दोनों अपने स्टैंडर्ड स्टेट में थे, मतलब प्योर फॉर्म में थे। उस केस में जितना भी हीट चेंज हुआ इस रिएक्शन के दौरान उसे ही बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालते हैं? ये इस फॉर्म में, प्रोडक्ट का टोटल हीट माइनस रिएक्टेंट का। तो यहाँ भी वही करेंगे, प्रोडक्ट का टोटल हीट माइनस रिएक्टेंट का टोटल। अंतर क्या है? ए और बी हम हमेशा क्या है? प्योर फॉर्म में है, हमेशा प्योर या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ बोला था? नहीं, मैंने यहाँ पे बस बोला था कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट, जिस फॉर्म में हो, ये गैस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी दोनों हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट, प्योर स्टेट में हो। तो प्योर स्टेट में जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस केस में अगर सारे पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में है तो हीट चेंज जितना ही होगा उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसे डिनोट किया जाता है HV से, सब्सक्रिप्ट देता है HV से, जनरली H ही या फिर H एक जीरो लगा देता है ऊपर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना H होना चाहिए। अब हमें पढ़ना है बहुत सारे ऐसे ही छोटे छोटे टर्म्स, जैसे हमने पढ़ा स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अब हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड और मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग, मेल्ट, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज होना जब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कितना? 1 मोल, इसी कारण मोलर भी उसे बोलते हैं। सॉलिड सब्सटेंस जो है अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट हमने बोला है मतलब प्योर फॉर्म में, कन्वर्ट हो जाता है किस में? मेल्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, उससे बोलते हैं स्टैंडर्ड या मोलर एंथैल्पी। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हैपन्स ड्यूरिंग मेल्टिंग और फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब एक सॉलिड सब्सटेंस जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, प्योर फॉर्म में है, उसका 1 मोल लो, ठीक है, और वो 1 मोल सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस केस में जो हीट चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज होता है, उसे ही बोलते हैं स्टैंडर्ड और मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड इन इट्स प्योर फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। उस दौरान, इस रिएक्शन के दौरान जितना हीट चेंज हुआ उसे ही बोलेंगे स्टैंडर्ड और मोलर एंथैल्पी। फिर से मैंने 1 मोल लिया है एक सॉलिड सब्सटेंस का और वो अपने किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड स्टेट में, मतलब प्योर फॉर्म में है। और वो जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस कन्वर्जन के दौरान, रिएक्शन के दौरान जितना भी हीट चेंज हुआ दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड और मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। मेल्टिंग जो होता है मोस्टली एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनना है उसे, मतलब क्या? उसे पिघलना है, तो मोस्टली हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ऑल मोलर एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन क्या होते हैं? पॉजिटिव होंगे। हमने पढ़ा है ना, H क्या होता है? पॉजिटिव, एंडोथर्मिक के लिए, ठीक है, और H होता है नेगेटिव एक्सोथर्मिक के लिए। पहले ही पढ़ा था हमने जब एंथैल्पी पढ़ रहे थे। तो ये हुआ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न या मेल्टिंग। दूसरा होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्या? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होना। फिर से कोई 1 मोल ऑफ लिक्विड, लिक्विड ही वेपर बनेगा, राइट। स्टैंडर्ड और मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इस बार आप लिक्विड से गैस बना दो, 1 मोल वाटर लो या कोई भी लिक्विड लो, उसका गैस में कन्वर्ट हो जाए, और उस केस में कब? जब H2O क्या हो? प्योर फॉर्म में, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो। तो उस समय जितना भी एंथैल्पी चेंज होता है उसे ही बोलते हैं स्टैंडर्ड या मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड और मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे लिक्विड से गैस बन गया, मतलब क्या हो गया? वेपर बन गया। कब? जब इसका 1 मोल लिया था प्योर फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसे ही बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। दूसरा होता है स्टैंडर्ड या मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली सॉलिड से गैस में फॉर्मेशन हो जाना। ये भी आपने क्लास 10 में पढ़ा, सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। तो फिर से आप 1 मोल ऑफ सॉलिड लो इसके प्योर फॉर्म में, और वो स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में, और सॉलिड से लिक्विड में जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे ही बोला जाता है स्टैंडर्ड या मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिम। तीनों डेफिनेशन सेम है, ध्यान रखो यहाँ पे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न
वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन। अंतर क्या है इन सब का है? मेल्टिंग में क्या था, या फ्यूज़न में सॉलिड से लिक्विड, वेपोराइजेशन में लिक्विड से गैस, सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। उस रिएक्शन के दौरान जो कन्वर्जन होता है, तो जितना भी हीट चेंज होता है उसे ही बोलते हैं स्टैंडर्ड, चाहे वो सब्लिमेशन का हो, वेपोराइजेशन का हो या फ्यूज़न का हो। यहाँ पे एग्जांपल दिया हमने, सॉलिड CO2 है, वो CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड CO2 भी होता है, उसे हम ड्राई आइस बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में आता है। व्हाट इज़ ड्राई आइस, तो सिंपली बोलोगे सॉलिड CO2 इज़ ड्राई आइस। तो ये जब कन्वर्ट होता है तो इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, 73 किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल CO2 को एक मोल गैस में कन्वर्ट करना हो तो 73 किलो जूल एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है। प्लस साइन है, पॉजिटिव है। यहाँ पे H2 लिक्विड था, गैस में कन्वर्ट हुआ था, 40.97 किलो जूल लेता है ये, ठीक है। पॉजिटिव मतलब वो एब्जॉर्ब किया, नेगेटिव अगर होगा तो मतलब रिलीज़ किया। ये सब वैल्यूज़ आपको उतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस ये बता रहा है कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो इन सब में ऊपर आप क्या पढ़े, फेज का चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इन तीनों को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, पीछे वाला फ्यूज़न, वेपोराइजेशन या सब्लिमेशन को बोला जाता है एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एक साथ क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। और ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगा, कितना हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में कितने मजबूती से जुड़े हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। CO2 मॉलिक्यूल्स आपस में कितने स्ट्रेंथ से, बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, उस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी उनको बॉन्ड सॉलिड्स में ब्रेक करके फिर उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो वही चीज़ बता रहा है, ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड पे, उनके बीच में अट्रैक्शन कितना है। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने में, ठीक है। हमें पहले से ही पता है आयनिक बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। तो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी कि कम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, वीकर है। तो एंथैल्पी चेंजेस फॉर मोस्ट कोवेलेंट सब्सटेंसेस वुड बी लोअर देन दोट ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस, क्योंकि आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वन एटम टू दूसरे। और कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी हमने क्लास 10 में पढ़ा था, ठीक है। तो इन तीनों को ऊपर वाले को बोला जाता है एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इन सबको बोलते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। वही बता रहा है कि एंथैल्पी चेंज ऊपर के किसी भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन में डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर। अब पढ़ना है हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज़ के फॉर्म होने के दौरान जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे ही बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कितना बनाना है, एक मोल। किसी भी चीज़ का एक मोल बनाना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जैसे कि वाटर है, ठीक है, किस चीज़ से बनता है, H2 से और O2 से। तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से एक मोल वाटर बनाने में जितना एनर्जी चेंज होगा, जितना एंथैल्पी चेंज होगा, उसे ही बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, एलिमेंटल स्टेट में, ठीक है। जैसे कि वाटर किससे बना है, इसमें हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो यहाँ पे, वाष्टु किससे में, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट फॉर्म में लिया है, उससे मैंने वाटर बनाया। ना कि सपोज़ करो मैं किसी चीज़ को हीट करूँ, जैसे सपोज़ करो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको भी हीट किया जाता है तो क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। यहाँ भी H2O बना, लेकिन इसको मैं H2O का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बनाने वाले जो एलिमेंट है कौन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उससे इसको नहीं बनाया, मैंने किससे बनाया है, NaHCO3 से बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को बनाने में उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, मतलब जिन एलिमेंट का मिलके वो बना है, उसी से उसको बनाने में
जितना एनर्जी चेंज होता है, जितना एंथैल्पी चेंज होता है, उसे ही बोला जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एग्जांपल मैंने दिया वाटर। वाटर में क्या क्या है कंस्टिट्यूएंट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन लूँगा मैं और ऑक्सीजन लूँगा, उससे इसको बनाने में जितना एंथैल्पी चेंज होगा उसे ही बोलूँगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन उसी वाटर को जब मैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से बनाया हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे जितना हीट चेंज होगा उसको नहीं बोलूँगा कि ये इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि मैंने H2O को इसके कंस्टिट्यूएंट से नहीं बनाया है, मैंने एक तीसरे कंपाउंड से बनाया है, सोडियम बाइकार्बोनेट से। इसमें इसका कॉन्स्टिट्यूएंट के अलावा भी दूसरे लोग हैं। क्या है? सोडियम है और कार्बन है। वाटर में क्या होता है? सोडियम कार्बन होता है? नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैं इसको नहीं लूँगा। तो जैसे वाटर को जब बनाया जाता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो 285.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होता है। तो ये क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर से इसको एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पे भी। जैसे ये देखो, CaCO3 बनाया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या इसको मैं इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लूँगा? नहीं लूँगा। क्यों? इसमें क्या क्या है? कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। लेकिन मैंने इसको बनाया किस चीज़ से? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 से। इसमें सिर्फ कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन भी इसमें सिर्फ कैल्शियम नहीं। इसको अगर मैं ऐसे बनाता Ca+C+O क्या बनाता है? CaCO3। इसमें क्या है? CaCO3। तो मैं इसके एलिमेंट लेता सारे, कैल्शियम अलग से लेता, कार्बन अलग से लेता, ऑक्सीजन अलग से लेता। उस दौरान जो हीट चेंज होता उसको मैं बोलता स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। इसको मैं, ऑल्दो यहाँ पे CaCO3 ही बन रहा है, लेकिन मैं इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ CO3 इज़ फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स, नॉट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, सो द हीट इवॉल्व इन इज कैन नॉट बी टेकन एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट है ये। हमेशा आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूएंट से बनाना है, जिससे मिल के बनाना है, वो एलिमेंट फॉर्म में होना चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल। उसी तरीके से एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखो, HBr बना है यहाँ पे। HBr में क्या है? H भी है और Br है, मतलब हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है। स्टार्ट भी हमने उसी से किया है, H भी है और Br ही है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ इसमें जो हीट चेंज हुआ इसको भी मैं नहीं बोलूँगा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस केस भी नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हमने बोला ना कि इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही स्टार्ट हुआ है। फिर भी हम क्यों नहीं बोल रहे? हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कितना बना है? 2 मोल बना है। यहाँ पे डेफिनेशन याद कीजिए, क्या था? फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट फॉर्मेशन ऑफ ओनली 1 मोल। कितना? 1 मोल। यहाँ पे कितना बना है? 2 मोल बना है। तो अगर मैं इसमें जितना हीट चेंज हुआ है उसको मैं हाफ से डिवाइड कर दूँ तो 1 का हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसको जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, जब 1 HBr का वैल्यू दे देगा वो, उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये डेटा जब दिया हुआ है और आपसे पूछे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HBr का कितना है, तो क्या बोलोगे? 72.8? नो, दिस इज़ रॉन्ग। इसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 HBr का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 1 को बनाने में कितना लगा? तो 72.8 माइनस डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 36.4 माइनस किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान देने होंगे। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ ऑलवेज 0। मतलब सिर्फ H2 बनाने का स्टैंडर्ड एंथैल्पी अगर पूछे तो क्या है? 0। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 0। क्यों? अब ये ऑलरेडी एलिमेंटल फॉर्म में है, तो कैसे बन रहा है आपको पता है? नहीं पता, वो ज़मीन से निकालते हैं हम। ठीक है, लेकिन इनको मिला के हम कोई कंपाउंड बना रहे हैं, तो इस कंपाउंड के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ होगा। लेकिन जहाँ तक सिर्फ एलिमेंट की बात करेंगे, ध्यान रखिए ये कंपाउंड है, 2 एलिमेंट का मिक्सचर है। हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? एलिमेंट की। किसी भी एलिमेंट को सिंगली आप लोगे, उस केस में उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमेशा 0 होता है। मतलब पूछे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका? हीलियम, तो क्या बोलोगे? 0। सोडियम 0। कोई भी एलिमेंट ले लो, 118 एलिमेंट में से कुछ भी ले लो, मैग्नीशियम 0। एलिमेंट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमेशा 0 होता है फॉर्मेशन।
ये कन्वेंशन है, मान्यता है, ये मानना है आप, ठीक है। अब उसी चीज़ को फिर से एक बार देख लेना कैसे कैलकुलेट करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ, दूसरे वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।